हेलो फ्रेंड्स, आज बहुत महीनों के बाद मैं अपना वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो आप लोग सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पे। पिछली क्लास तक हमने मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा था। आज हम जानेंगे मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। Every molecule of a magnetic substance, whether magnetized or not, is a complete magnet in itself, having a north pole and a south pole of equal strength. मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक सब्सटेंस चाहे वो मैग्नेटाइज्ड हो या ना हो, उसका हर एक मॉलिक्यूल एक कंप्लीट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। मतलब सारे मॉलिक्यूल में एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है और दोनों ही पोल का पोल स्ट्रेंथ इक्वल होता है। ये मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म सबसे पहले हमें वेबर ने बताया था। इसका रीज़न ये होता है कि अनमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस के मॉलिक्यूल मैग्नेट जो होते हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं और ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज चेन में बने होते हैं, जिससे जो नॉर्थ पोल है वो दूसरे के साउथ पोल को कैंसिल कर देता है और इस वजह से ये जो टोटल नेट मैग्नेटिज्म है वो जीरो हो जाता है। जीरो होने की वजह से वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता है। लेकिन वहीं अगर हम मैग्नेटाइज सब्सटेंस को देखते हैं तो उसमें क्या होता है, जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई करते हैं हम, तो उस फोर्स की वजह से सारे मॉलिक्यूल का नॉर्थ पोल एक साइड अलाइन हो जाता है और साउथ पोल दूसरी साइड अलाइन हो जाता है, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं। और जब नॉर्थ पोल एक साइड हो गया, साउथ पोल एक साइड अलाइन हो गया, तो ये अब एक कंप्लीट मैग्नेट की तरफ बिहेव करने लगता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सारे मॉलिक्यूल मैग्नेट की तरह होते हुए भी मैग्नेटिज्म क्यों नहीं शो करते हैं। क्लियर? लेकिन ये सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज होगा, ये किन बातों पर डिपेंड करेगा। ये डिपेंड करेगा कि सब्सटेंस कितना ये डिपेंड करता है सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मैग्नेट के अलाइनमेंट के ऊपर, कि उसका जो मॉलिक्यूल है वो एक डायरेक्शन में कितना अलाइन हुआ है। जब सारा मॉलिक्यूलर मैग्नेट एक डिफिनिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है तो हम बोलते हैं कि सब्सटेंस मैग्नेटिज्म के सैचुरेटेड कंडीशन में पहुंच गया है। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? सैचुरेटेड का मतलब होता है कि उसमें अब कोई और चेंजेस, मैक्सिमम चेंजेस नहीं हो सकता है। जो हम करना चाहते हैं वही होगा। जैसे अगर हम किसी ग्लास में शुगर डिज़ोल्व करते हैं तो शुगर तब तक डिज़ोल्व होता है जब तक जितना वाटर का कैपेसिटी है वो उतना शुगर रख लेता है। उससे अगर हम एक्स्ट्रा डिज़ोल्व करेंगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड कंडीशन। क्लियर? और जब हम मैग्नेटाइज सब्सटेंस या मैग्नेट को गर्म करते हैं तब क्या होता है, तो जब भी हम एक मैग्नेटाइज सब्सटेंस या मैग्नेट को गर्म करते हैं तो मॉलिक्यूलर मैग्नेट जो होता है उसको काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है।
जिसकी वजह से कुछ मैग्नेट अनमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस की तरह क्लोज चेन बना लेते हैं, मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। जिसकी वजह से पहले जो मैग्नेट जितना स्ट्रांग था अब उससे वो कम स्ट्रांग मैग्नेट बन जाता है, क्योंकि उसके मैग्नेटिज्म की कुछ प्रॉपर्टी लूज हो जाती है। तो इससे हम क्या देखते हैं कि मैग्नेट जो है वो गर्म करने पर अपना मैग्नेटिज्म ख़त्म कर देता है। अब बात करते हैं करी टेम्परेचर की। करी टेम्परेचर बोलेंगे या फिर क्यूरी टेम्परेचर बोलेंगे। तो क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसमें अगर हम मैग्नेटाइज सब्सटेंस को गर्म करते हैं तो वो पूरी तरह अपनी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को लूज़ कर देता है। वैसे टेम्परेचर को हम करी टेम्परेचर कहते हैं। मतलब कि अगर मैग्नेटाइज सब्सटेंस को धीरे धीरे गर्म करते हैं और गर्म करने से उसका मैग्नेटाइजेशन कम होते जाता है और एक पॉइंट ऐसा आता है जहां उसका टोटल मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को हम करी टेम्परेचर बोलेंगे। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब हम इसे हीट देंगे सब्सटेंस में रैंडम थर्मल मोशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव करने लगते हैं और ये मोशन एक डिफरेंट डायरेक्शन में नहीं होकर डिफरेंट डायरेक्शन में होने लगता है, जिसकी वजह से ये अलाइंड मॉलिक्यूलर मैग्नेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अलाइनमेंट डिस्ट्रॉय हो गया मतलब उसका मैग्नेटाइजेशन भी डिक्रीज होगा और अगर हम इसे हाई टेम्परेचर देंगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगी। क्लियर? तो जिस पॉइंट पे ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसकी ख़त्म हो गई उसे हम क्यूरी टेम्परेचर बोलेंगे। क्लियर यहाँ तक? अब बात करते हैं मॉडर्न व्यू अबाउट मैग्नेटिज्म कि मॉडर्न व्यू क्या है कि कोई भी सब्सटेंस मैग्नेटाइज्ड है या नहीं है। तो मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग सब्सटेंस का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एटम में इलेक्ट्रॉन के मोशन पर डिपेंड करता है और ये मोशन दो तरह का होता है, एक ऑर्बिटल मोशन और दूसरा स्पिन मोशन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एटम के सेंटर न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों साइड डिफरेंट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने को ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर भी रोटेट करता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ठीक उसी तरह रोटेट करता है जैसे हमारा अर्थ जो है वो सन के चारों साइड घूमता है, अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है और ऑर्बिट पे पर भी रिवॉल्व कर रहा है। सेम कंडीशन है। तो एक हो गया ऑर्बिटल मोशन और एक हो गया स्पिन मोशन। इन दो मोशन की वजह से सारा एटम करेंट लूप बन जाता है और मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करने लगता है। अनमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस में ये मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं, वे रैंडमली डेवलप होते हैं, जिससे उनका मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करता है और नेट मैग्नेटिक इफ़ेक्ट जीरो हो जाता है। जैसे ही सब्सटेंस मैग्नेटाइज्ड होता है
मैग्नेटिक डाइपोल एक डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं और जिसकी वजह से सब्सटेंस जो है वो मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। ये थ्योरी मॉलिक्यूलर थ्योरी जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है उसी के जैसा है। एटम तो सारे सब्सटेंस में होते हैं और उनके इलेक्ट्रॉन्स एटम्स में रिवॉल्व और स्पिन करते रहते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस नॉन मैग्नेटिक नहीं होता है। क्लियर? सिंस द रिवॉल्विंग एंड स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन इन ईच एटम कॉज मैग्नेटिज्म, नो सब्सटेंस इज नॉन मैग्नेटिक। क्लियर? Spinning motion of electron in particular is responsible for magnetism of a substance। मतलब सब्सटेंस के मैग्नेटिज्म के लिए इलेक्ट्रॉन का स्पिनिंग मोशन रिस्पॉन्सिबल होता है। स्पिनिंग मोशन का मतलब अपने एक्सिस पे मूव करना। अब बात करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल का। हम मैग्नेटिक मटेरियल को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। वे हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है? तो वो सब्सटेंस जिन्हें मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करने से वो सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं, तो उन्हें हम डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। और डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के कांटेक्ट में आते हैं तो बहुत कम रिपल्सन होता है, क्योंकि ये बहुत वीक होते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं कॉपर, जिंक एंड बिस्मथ। व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड द सब्सटेंस फीबली मैग्नेटाइज्ड, ध्यान दीजिएगा, फीबली मैग्नेटाइज्ड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ अप्लाइड फील्ड। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है? कॉपर, जिंक एंड बिस्मथ। वहीं अगर हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें तो इन्हें अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो ये लाइटली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, बट ये अप्लाइड फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं, जिसकी वजह से अगर इनके पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लाया जाता है तो अट्रैक्शन या रिपल्सन तो होता है, लेकिन बहुत ही कम अट्रैक्शन होता है, क्योंकि ये सब्सटेंस बहुत ही लाइटली मैग्नेटाइज्ड होते हैं। और इनके एग्जाम्पल हैं एल्यूमिनियम एंड एंटीमनी। अब आते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो ये अप्लाइड फील्ड के डायरेक्शन में बहुत ही स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के पास जैसे ही हम कोई दूसरा मैग्नेट लेके जाते हैं ये इसे स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। और इसके एग्जाम्पल हैं आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट। तो यहाँ हम देखते हैं कि डायामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक वीक फॉर्म हैं मैग्नेटिज्म के, जबकि फेरोमैग्नेटिक मैग्नेट जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड शो करता है। तो इसलिए जितने भी इलेक्ट्रिकल मशीनरी हम बनाते हैं उसमें हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का ही यूज करते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।